दोस्तों, मेरा नाम सुमित कुमार जैन है और स्टडी ट्रिक में आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले हम आपको बता दें कि आज हम हिंदी एवं हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं और आपसे आशा करता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर सभी वीडियोज उपलब्ध हैं, चाहे वो जीके हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, हर प्रकार के जो हैं हमारे चैनल पर वीडियोज उपलब्ध हैं। ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से हिंदी व्याकरण को समझाया गया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज के जो प्रश्न हैं उनके बारे में हम देखते हैं। जो हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। प्रस्तुत जो पंक्ति है वह इसके रचयिता कौन है? हमें क्या बताना है? रचयिता बताना है कि इसके रचयिता कौन है। हमारे सामने विकल्प दिए गए हैं, वो दिए गए हैं ए दिया है कबीर, बी दिया है जायसी, सी दिया है मीरा और डी दिया है रसखान। अब आपको उत्तर खोजना है साहब। चार में से आपने उत्तर सोच लिया होगा तो हम उत्तर इसका देखते हैं कि इसका उत्तर है साहब ए कबीर। क्या है? कबीर की रचना है कि साँच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जो है कबीरदास ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे भक्ति काल के। तो कबीरदास ने बहुत ही अच्छी पंक्ति लिखी कि साँच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। किसकी पंक्ति है? तो वो है कबीरदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में नाम लिया जाता है। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में नाम लिया जाता है। तो आपके सामने विकल्प हैं ए कुंभनदास, बी सूरदास, सी परमानंद दास, डी कृष्णदास। अब आपने उत्तर सोच लिया होगा चार विकल्पों में से इसका उत्तर कौन सा हो सकता है। आपने उत्तर सोच लिया। अब हम इसका उत्तर देखते हैं तो इसका उत्तर है बी कुंभनदास। कुंभनदास जो है बी सूरदास। सूरदास जो है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में जाने जाते हैं साहब। कौन जाने जाते हैं? सूरदास जी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस जो लिखी है तुलसीदास जी ने, इसकी भाषा क्या है? तो आपके सामने विकल्प है ए भोजपुरी, बी प्राकृत, सी ब्रजभाषा और डी अवधी। अब आपने जो है विकल्प में से उत्तर खोज लिया होगा। अब हम उत्तर आपको बताते हैं। तो इसका उत्तर है डी अवधी। रामचरितमानस जो एक महाकाव्य है, इसकी जो रचयिता हैं वो हैं तुलसीदास जी और तुलसीदास जी ने इसकी रचना जो की है वो की है अवधी भाषा में। कौन भाषा में की है? अवधी भाषा में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूषण किस रस के कवि थे? जो भूषण थे वो किस कवि के रचयिता किस रस के कवि थे? तो हमारे सामने जो विकल्प दिए हैं वो दिए हैं रौद्र रस के, करुण रस के, वीर रस के या फिर श्रृंगार रस के। तो आपने उत्तर सोच लिया तो इसका उत्तर हम देखते हैं। तो इसका उत्तर है सी वीर रस। जो भूषण थे वो वीर रस के कवि माने जाते हैं साहब। वीर रस इन्होंने बहुत ही जो है अतिशयोक्तिकारी जो है रचनाएं की हैं। जब इन्होंने भूषण ने अपनी रचनाओं में बताया है कि जब राजा छत्रसाल जो है चलते हैं तो इनकी सेना की जो धूल उड़ती है, जब सेना चलती है तो वह ऐसी आकाश में जम जाती है और जब बारिश होती है तो जब नीचे बही धूल आती है तो बहुत कीचड़ जम जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। तो वो वीर रस का किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो आपके सामने विकल्प है अब्दुल रहमान, सरहपा, स्वयंभू या फिर पुष्पदंत। अब आपने जो है इन चार विकल्प में से उत्तर खोज लिया तो अब हम देखते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर है सी स्वयंभू। स्वयंभू को क्या कहा जाता है? आदि कवि कहा जाता है साहब। आदि कवि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस में कितने खंड हैं? बार बार परीक्षा में पूछा गया है रामचरितमानस में कितने खंड हैं। आपके सामने विकल्प है ए 4, बी 5, सी 7 और डी 8। अब आपने जो है उत्तर इसका खोज लिया तो हम देखते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर है सी 7। रामचरितमानस में कितने खंड हैं? तो वो हैं 7। और रामचरितमानस की अगर किसी ने रचना की है तो वो की है तुलसीदास जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? तो हमारे सामने जो व्यंग्य लेखक के रूप में दिए हैं चार विकल्प। ए है श्याम सुंदर दास,
बी है विद्यानिवास मिश्र, सी है राहुल सांकृत्यायन और डी है हरिशंकर परसाई। अब आपने क्वेश्चन जो है सोच लिया तो हम देखते हैं इसका उत्तर है डी हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई एक बहुत ही जाने माने व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। तो हरिशंकर परसाई क्या हैं? एक व्यंग्य लेखक है। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बंटी। आपका बंटी एक रचना है और इसकी जो प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। इसकी हमें प्रधान समस्या इस रचना में किस समस्या को उजागर किया गया है उसकी हमें खोज करना है। यहाँ पर हमारे सामने विकल्प 4 दिए गए हैं। पहला विकल्प है राजनीतिक समस्या, दूसरा विकल्प है मनोवैज्ञानिक समस्या, तीसरा विकल्प है शिक्षा समस्या और चौथा विकल्प है तलाक से जुड़ी समस्या। तो आपने जो है उत्तर अभी तक जो है सोच लिया तो हम देखते हैं इसका उत्तर है डी उत्तर है, मतलब तलाक से जुड़ी समस्या आपका बंटी नामक रचना में प्रधान समस्या के रूप में उजागर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन है? हिंदी जो पत्रिका निकलती थी कादम्बनी उसके संपादक कौन है? तो हमारे सामने विकल्प दिए गए हैं राजेंद्र अवस्थी, बी दिया है रमेश बख्शी, सी दिया है राजेंद्र यादव और डी दिया है दुर्गा प्रसाद शुक्ल। तो क्या आपने आंसर देख लिया? तो आंसर है राजेंद्र अवस्थी। राजेंद्र अवस्थी जो हैं वो क्या थे? हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक माने जाते थे। कौन? राजेंद्र अवस्थी साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो निराला को कैसा कवि माना जाता है? निराला को माना जाता है साहब क्रांतिकारी कवि। कौन सा कवि माना जाता है? निराला, जो कि छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभों में माने जाते हैं निराला साहब। निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला जो है छायावाद के आधार स्तंभों में इनका नाम गिना जाता है, तो इन्हें क्रांतिकारी कवि के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम हिंदी अनुवाद किसने किया है? जो कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम रचना है उसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो हमारे पास जो 4 विकल्प दिए गए हैं वो है सदाशुकलाल, गोस्वामी विट्ठलनाथ, सी दिया है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और डी दिया है राजा लक्ष्मण सिंह। तो आपने आंसर खोज लिया, अब हम आपको आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर है डी राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह ने क्या किया था? कालिदास की जो अभिज्ञान शकुंतलम रचना है उसकी जो है हिंदी में अनुवाद इसका किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? तो आपके सामने विकल्प है रीतिकाल, बी दिया है भक्तिकाल और सी दिया है आदिकाल और डी दिया है आधुनिक काल। तो आपने उत्तर सोच लिया तो हम अब बताते हैं आपको इसका उत्तर है बी भक्तिकाल। भक्तिकाल जो है आदिकाल के बाद का जो काल आता है वो आता है भक्तिकाल। और भक्तिकाल भी जो है 2 शाखाओं में बटा था साहब। एक तो था उत्तर भक्तिकाल और भक्तिकाल कितने भागों में बटा था? 2 भागों में बटा था। भक्तिकाल को 2 भागों में बांटा गया है। सॉरी, मध्यकाल को जो 2 भागों में बांटा गया, भक्तिकाल को नहीं, भक्तिकाल को भी बांटा गया है लेकिन मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया, एक तो भक्तिकाल और एक रीतिकाल। भक्तिकाल को भी अनेक शाखाओं में विभक्त किया गया है, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा, 2 भक्ति धाराओं में किया गया है और निर्गुण और सगुण को भी विभक्त किया गया है। तो ऐसा था साहब भक्तिकाल। और भक्तिकाल में जो है भक्ति की जो धारा बही, वहाँ पर जो है सूरदास, तुलसीदास, कबीर जैसे महान कवि जो हैं यहाँ पर भक्तिकाल में रहे और उन्होंने अपनी रचनाएं रची हैं। तो भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो हमारे सामने विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और बालकृष्ण भट्ट। अब आपने जो है उत्तर सोच लिया तो हम देखते हैं इसका उत्तर है सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का क्या माना जाता है? जन्मदाता माना जाता है। जन्मदाता 19वीं शताब्दी में जो है हिंदी गद्य की रचनाएं हुई, तभी से जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जो है पहले पद्य में रचनाएं हुआ करती थी। 1900 शताब्दी से जो है एक सुव्यवस्था कहें या कहें कि जो हिंदी गद्य का एक मानक रूप हमारे सामने आया। तो हिंदी गद्य का अगर किसी को जन्मदाता माना जाता है तो वो माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, क्योंकि इन्होंने ही हिंदी गद्य की रचनाएं, बहुत सारी रचनाएं की और अन्य कवियों को भी
अन्य कवियों को भी इन्होंने प्रेरित किया रचनाएं करने के लिए गद्य रचनाओं में। तो हरतेंदु हरिश्चंद्र को क्या माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? आपके सामने विकल्प रामानंद, माधवाचार्य, रामदास और वल्लभाचार्य। अब देखना सूरदास ने क्या किया साहब। सूरदास की इतनी प्रसिद्ध रचनाएं हुई कि आज हम जब पढ़ते हैं सूरदास की रचनाएं या सूरदास की जो कविताएं इन्होंने लिखी हैं तो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। सूरदास ने बलपूर्वक काम किया। क्या है? इनकी रचनाओं में ऐसा बल इन्होंने बिखेरा कि आज भी इनकी रचनाएं जो है हमें बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो इनके अगर इन्होंने बल पूर्वक अगर कोई काम किया है तो इनके गुरु कौन हो सकते हैं? तो इनके गुरु हो सकते हैं साहब, इनके गुरु हो सकते हैं कौन? वल्लभाचार्य। उत्तर है क्या? वल्लभाचार्य। क्यों नहीं? क्योंकि इन्होंने क्या किया? बलपूर्वक काम किया, बलपूर्वक रचनाएं की। तो इनके गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। कौन के? सूरदास के। बार बार परीक्षाओं में पूछा गया कि सूरदास के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे वल्लभाचार्य, क्योंकि इन्होंने बलपूर्वक काम किया अर्थात बलपूर्वक रचनाएं की, जिनको पढ़कर आज भी हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ? कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद का एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ माना जाता है। और आपके सामने विकल्प है खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य या चंपू काव्य। तो हम देखते हैं इसका आंसर है साहब सी। इसका आंसर क्या है? सी है, महाकाव्य। कामायनी को महाकाव्य माना जाता है, जो कि जयशंकर प्रसाद की एक सर्वश्रेष्ठ रचना के रूप में विख्यात और प्रसिद्ध हुई है साहब। अब नेक्स्ट देखते हैं, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? गागर में सागर भरने का काम किसने किया है? तो आपके सामने विकल्प है बिहारी, बी है रसखान, और सी है घनानंद और डी है सूरदास। तो उत्तर आपने सोच लिया तो हम देखते हैं इसका उत्तर है ए बिहारी। बिहारी ने ऐसी रचनाएं, एक ही इनकी जो प्रसिद्ध रचना थी वो थी बिहारी सतसई। बिहारी सतसई में इन्होंने ऐसी रचनाएं की हैं कि इन्होंने गागर में सागर भर दिया। इनकी बिहारी सतसई जो है इतनी प्रसिद्ध रचना हुई कि बिहारी को आज भी हम बहुत ही अच्छे से याद करते हैं। तो बिहारी जी ने क्या किया है? गागर में सागर भरा है या भरने का कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि जो महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प को चुनिए। महाभोज रचना जो है इसकी प्रधान समस्या को उजागर करने वाली अगर कोई विकल्प है तो हम देखते हैं, ए दिया है आपके सामने भ्रष्टाचार की समस्या, बी दिया है नारी की समस्या, सी दिया है राजनीतिक समस्या और डी दिया है मनोवैज्ञानिक समस्या। तो क्या आपने सोच लिया? तो हम देखते हैं इसका उत्तर है सी। जो महाभोज रचना है इसकी जो प्रधान समस्या है वो है राजनीतिक समस्या। वापसी किस विधा में रचित है? वापसी जो रचना है वो ऊषा प्रियंवदा की है। वापसी के जो रचनाकार हैं वो कौन है? वो है ऊषा प्रियंवदा। और आपके सामने वापसी किस प्रकार की विधा में रचित है? तो आपके सामने विकल्प है आत्मकथा, बी कहानी, सी संस्मरण और डी यात्रा वृत्तांत। तो आपने सोच लिया तो उत्तर देखते हैं बी कहानी। वापसी जो है एक कहानी है जो कि ऊषा प्रियंवदा की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तोड़ती पत्थर कैसी कविता? तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तोड़ती पत्थर जो कविता है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। तो इसके जो यह कैसी कविता है? तो हम इसके विकल्प देखते हैं, व्यंग्यपरक, उपदेशात्मक, यथार्थवादी या आदर्शवादी। तो हम इसका उत्तर देखते हैं, उत्तर है इसका सी, यथार्थवादी रचना है। उस समय की जो यथार्थता को इस तोड़ती पत्थर रचना में प्रदर्शित किया गया है वह उस समय की एक अनोखी ही रचना थी जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। और यह रचना कैसी है? यथार्थवादी रचना। फणीश्वरनाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम बताइए। फणीश्वरनाथ रेणु से संबंध जो प्रदेश है उसका नाम आपको बताना है। आपके सामने विकल्प है महाराष्ट्र, बी बिहार, सी हिमाचल और डी उत्तरांचल। तो आपने सोच लिया होगा चार विकल्प में से। अब इसका हम उत्तर देखते हैं। तो उत्तर है साहब बिहार। फणीश्वरनाथ रेणु का संबंध अगर किसी प्रदेश से है तो वो है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? विद्यापति जिन्होंने की रचना की है कीर्ति लता, कीर्ति पताका, इन्होंने बहुत ही अच्छी रचनाएं की हैं विद्यापति ने। तो इनकी पदावली की भाषा क्या है वो हमें देखना है। इनकी जो पदावली की भाषा है हमारे सामने विकल्प है मैथिली, बी ब्रजभाषा और सी भोजपुरी और डी है मगही। तो हम इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है साहब ए। जो विद्यापति की पदावली की भाषा है वो है ए अर्थात मैथिली। मैथिली जो है इनकी भाषा, इनकी रचनाओं की भाषा मानी जाती है।
अब यहां देखें कि खालिस्तान को उग्र कहते हैं। रामेश्वर लाल दुबे, पांडे बेचन शर्मा, नरेश मेहता या फिर अज्ञे। तो इसका जो उत्तर हम देखें तो वो है पांडे बेचन शर्मा। पांडे बेचन शर्मा का पूरा नाम क्या है? पांडे बेचन शर्मा उग्र इन्हें कहते हैं साहब। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र इनका पूरा नाम है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो उत्तर इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जो बिहारी थे जिन्होंने बिहारी सतसई की रचना की है और इन्होंने गागर में सागर भरा है, तो बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो हमारे सामने विकल्प है ए महाराणा प्रताप, बी शिवाजी, सी जयसिंह और डी तेज सिंह। तो इसका उत्तर आपने सोच लिया तो देखते हैं उत्तर। तो इसका उत्तर है जयसिंह। जयसिंह के दरबारी कवि थे बिहारी, जिनकी रचना कौन सी है? बिहारी सतसई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? बार बार परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन, शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर हम देखते हैं, विकल्प हमारे सामने दिया है नरेश मेहता, बी दिया है हजारी प्रसाद, सी दिया है बाणभट्ट और डी दिया है अलका सरावगी। तो इसका जो विकल्प है उसका उत्तर हम देखते हैं, उत्तर है डी अलका सरावगी। अलका सरावगी की रचना है शेष कादंबरी। शेष कादंबरी किसकी रचना है? अलका सरावगी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि राग दरबारी उपन्यास की रचयिता कौन है? देखो, हिंदी गद्य की अलग विधाएं हैं और हिंदी गद्य का जो प्रारंभ होता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है और उपन्यास भी इसी तरह की रचनाओं इसी तरह की जो है विधा के रूप में माना जाता है। और राग दरबारी एक उपन्यास है और इसके उपन्यास के रचयिता कौन है वो आज हम देखते हैं। आपके सामने विकल्प है राही मासूम रजा, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई और डी है शरद जोशी। तो इसका उत्तर हम देखें तो इसका उत्तर है बी श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल जो थे वो क्या थे? राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन थे? श्रीलाल शुक्ल थे। पूस की रात कहानी के रचयिता कौन है? पूस की रात कहानी के रचयिता कौन है? हम सबसे पहले देखें प्रेमचंद, बी शिव पूजन सहाय, सी निराला और डी प्रसाद। तो इसका उत्तर हम दें तो इसका उत्तर है ए पूस की रात रचना कौन की है? प्रेमचंद की। प्रेमचंद ने लगभग 400 कहानियां लिखी साहब और इन्हें उपन्यास सम्राट की संज्ञा भी दी गई प्रेमचंद ने। प्रेमचंद की जो आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक थी। इन्होंने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया और इन्होंने अपने ही बल पर अपना नाम अमर कर दिया साहब। प्रेमचंद जी ने 400 कहानियां लिखी, जिनमें से एक इनकी जो प्रसिद्ध कहानी है वो है पूस की रात। बार बार परीक्षा में पूछा गया कि पूस की रात किसकी रचना है? तो इसका उत्तर होगा प्रेमचंद जी का, जिसमें कि बताया गया है कि पूस की रात से संबंधित जो है इनका विषय है और एक जो है गरीब परिवार होता है जिसको कि जो कि एक खेती बोलते ना, खेती को क्या ठेका पे लिए रहते हैं। तो अब जब पूस की रात आती है, ठंड की रात आती है, तो जो क्या करने जाते हैं वहां अपनी खेती को रखाने के लिए, उसे सुरक्षित रखने के लिए रात में वहीं सोते हैं। अब रात में वहां सोते हैं तो जो है ठंड की रात होती है और जो इनने जिस ठेकेदार से जो है इन्होंने खेती ली थी उसको भी पैसे देने होते हैं और ये मजदूरी करके जो भी एकत्रित करते हैं पैसे उनके लिए दे देते हैं। अब इनके पास एक भी कंबल भी नहीं होता है पूस की रात से संबंधित और ये ऐसे ही जो है बसने जाते, बोलते हैं कि बसने जाते हैं और सोने जाते हैं जैसे बोलते हैं खेत पर। और जब इनको ठंड लगती है तो ठंड के मारे इनकी खेती को पूरी जानवर जो है, जो जंगली जानवर होते हैं, पूरी की पूरी नष्ट कर जाते हैं और ये फिर ज्यों के त्यों हो जाते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो है किस प्रकार से एक गरीब परिवार का शोषण किया जाता है, उसके बारे में इसमें प्रेमचंद जी ने बहुत ही अच्छे से बताया पूस की रात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव सौमनी नाटक के रचयिता कौन है? ध्रुव सौमनी नाटक के रचयिता कौन है? तो नंबर 1 है राम कुमार वर्मा, बी है राम वृक्ष बैनीपुरी, सी है जयशंकर प्रसाद और डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका उत्तर हम देखते हैं, तो इसका उत्तर है सी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की ध्रुव सौमनी जो नाटक है और चंद्रगुप्त जो है इन्हीं का नाटक माना गया है। और चंद्रगुप्त नाटक और भी रचनाकारों ने चंद्रगुप्त नाटक लिखा है, लेकिन चंद्रगुप्त एक नाटक जो है वो है जयशंकर प्रसाद का भी है और ध्रुव सौमनी जो है वो भी जयशंकर प्रसाद जी का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मनिर्भरता निबंध की रचनाकार है। आत्मनिर्भरता निबंध की रचनाकार कौन है? आपके सामने विकल्प दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी,
बी दिया है बालकृष्ण भट्ट, सी दिया है रामचंद्र शुक्ल और डी दिया है अजित कुमार। तो इसका हम उत्तर देखते हैं, इसका उत्तर है बी बालकृष्ण भट्ट। आत्मनिर्भरता किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की रचना मानी जाती है, जो कि हिंदी गद्य के बहुत ही प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं बालकृष्ण भट्ट। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? आपके सामने विकल्प है जयशंकर प्रसाद, बी मैथिली शरण गुप्त, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी हरिऔध। तो आपने उत्तर सोच लिया तो देखते हैं उत्तर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है गंगा छवि वर्णन। गंगा छवि वर्णन किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। भिक्षुक कविता की रचयिता, भिक्षुक कविता की रचयिता कौन है? आपके सामने हैं प्रसाद जी, पंत जी, महादेवी वर्मा जी या फिर निराला जी। तो अब आपको बताना है उत्तर, तो इसका उत्तर हम बताते हैं आपको, इसका उत्तर है डी अर्थात निराला जी। तोड़ती पत्थर भी निराला जी ने लिखी और निराला जी को क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। तो भिक्षुक जो कविता है उसकी रचयिता कोई हैं तो वो है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका की पूरा नाम है। ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? नंबर 1 दिया है आपको प्रेमचंद, बी दिया है अज्ञे, सी दिया है प्रसाद और डी दिया है जैनेन्द्र। तो आपको बताना है इसका उत्तर, तो इसका उत्तर क्या है? ए प्रेमचंद। प्रेमचंद जी की बहुत ही श्रेष्ठ रचनाओं में मानी जाती है साहब ईदगाह। ईदगाह जो है बहुत ही श्रेष्ठ रचनाओं में मानी जाती है किसकी? प्रेमचंद, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद। वीरों का कैसा हो बसंत कविता की रचयिता को कौन है? वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचनाकार कौन है? आपके सामने विकल्प दिया है केदारनाथ सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञे या धर्मवीर भारती। साहब वीरों का कैसा हो बसंत, आपने उत्तर सोच लिया। तो अब हम देखते हैं इसका उत्तर, इसका उत्तर है बी। बी जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है वीरों का कैसा हो बसंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसी कागज छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ, प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? ए है दादू दयाल, बी है कबीरदास, सी है रैदास और डी है सुंदरदास। तो अब आपने उत्तर सोच लिया और उत्तर सोच लिया तो हम देखते हैं इसका उत्तर कबीरदास। कबीरदास ने साहब समाज में व्याप्त रूढ़ियों को अपनी कविताओं के माध्यम से उनको सुधारने का प्रयास किया है और उन्होंने इसी तरह की कुछ रचनाएं की हैं कबीरदास। कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के जो हैं बहुत ही श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं कबीरदास जी। तो इनकी रचना क्या है? मसी कागज छुओ नहीं कलम नहीं कलम गही नहीं हाथ, इनकी पंक्ति प्रस्तुत पंक्तियां है। लोग हैं लागी कवित्व बनावत मोहि तो मोरे, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो आपके सामने विकल्प है केशवदास, घनानंद, भिखारीदास या फिर पद्माकर। तो आपने सोच लिया तो इसका उत्तर है बी घनानंद। घनानंद की जो है प्रसिद्ध पंक्ति है लोग है लागी कवित्व बनावत मोही। साहब घनानंद जी ने अपनी सुजान नामक प्रेमिका के जो है वियोग में बहुत सारी रचनाएं की हैं और उन्होंने सारा जो अपना वियोग है वो उन रचनाओं में प्रदर्शित किया है। बहुत ही सुंदर इन्होंने वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, यह पंक्ति किसकी है? हम आपके सामने विकल्प है नरेंद्र शर्मा, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका उत्तर हम देखते हैं, इसका उत्तर है बी जयशंकर प्रसाद। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? बार बार परीक्षा में पूछा गया बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। यह पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुक्तिबोध, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपने उत्तर सोच लिया तो उत्तर देखते हैं हम, उत्तर है सी रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल को एक श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में जाना जाता है। ऐसे इन्होंने निबंध की जो इन्होंने प्रक्रिया या जो रचनात्मक दृष्टि इन्होंने अपनी रचनाओं में की है वो अन्य कभी नहीं कर पाए। साहब रामचंद्र शुक्ल बहुत ही श्रेष्ठ आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। हमने बहुत ही बचपन से जो है पढ़ते आ रहे हैं इस पंक्ति को। अब हमें देखना है कि इस पंक्ति की रचयिता कौन है। आपके सामने विकल्प दिया है मीराबाई, बी दिया है कबीरदास, सी दिया है जायसी और डी दिया है तुलसीदास। तो इसका उत्तर हम अगर देखें तो इसका उत्तर है बी कबीरदास। कबीरदास क्या बोलते हैं कि ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। इन्होंने साहब प्रेम में ही सब कुछ समा दिया, पूरे संसार को जो है प्रेम रूपी शब्द में इन्होंने पिरो दिया है।
तो कबीरदास जी बहुत ही श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, जिनकी जो रचना है बीजक जो है इनकी रचना मानी जाती है, जिनमें सारे काव्य संग्रह इनके संग्रहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे की रचयिता कौन है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात वही मानवता है साहब। तो आपके सामने विकल्प है जगदीश गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त और सियाराम शरण गुप्त। अब हम इसका उत्तर देखें तो इसका उत्तर है सी, अर्थात मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि या राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई थी साहब। तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, रचना कौन की है? मैथिली शरण गुप्त साहब की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? प्रबंध काव्य है कौन सा? आपके सामने विकल्प है रामचरितमानस, बी दिया है आंसू, सी दिया है एक कंठ बिस्पाई और डी दिया है बिहारी रत्नाकर। तो इसका उत्तर हम देखते हैं, तो इसका उत्तर है रामचरितमानस। रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? निम्नलिखित में से किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ए प्रेमचंद, बी नामवर सिंह, सी निराला और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका उत्तर आपने सोच लिया, तो सोच लिया साहब, तो वो सोच लिया नामवर सिंह। नामवर सिंह जिनका नाम है साहब, जो अच्छा करते हैं उनका नाम होता है, और जो अच्छा करते हैं उन्हें ही साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, और जिनका नाम होता है उन्हें ही साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किन्हें मिला? इनमें से मिला साहब नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आत्मजयी की रचयिता कौन है? आत्मजयी एक सर्वश्रेष्ठ जो है रचना मानी गई हिंदी साहित्य की, इसके रचयिता कौन है? तो हम विकल्प देखते हैं, श्रीकांत वर्मा, बसंत, नरेश मेहता, कुंवर नारायण और डी दिया है मुक्तिबोध। अब आपने उत्तर सोच लिया, तो सोच लिया है साहब, तो सोच लिया, तो उत्तर है सी कुंवर नारायण। कुंवर नारायण जी की जो है रचना है आत्मजयी। दोस्तों एक बात आपको बताना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देखें, हिंदी और हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक के माध्यम से अच्छे से समझा गया है, और बहुत सारे वीडियो जो है हमारे चैनल पर हिंदी के उपलब्ध हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और आत्मजयी जो रचयिता हैं, आत्मजयी की रचयिता हैं वो हैं कुंवर नारायण, जो हैं आत्मजयी के रचयिता माने गए हैं, क्योंकि इन्होंने आत्मजयी अर्थात आत्मा पर विजय पाई थी साहब, कुंवर नारायण। अब देखते हैं चांद का मोह टेढ़ा। चांद का मोह टेढ़ा की रचयिता कौन है? चांद का मोह टेढ़ा की अगर रचयिता में देखें तो विकल्प हमारे सामने दिए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी दिया है भवानी प्रसाद मिश्र, सी दिया है गजानन माधव मुक्तिबोध और गिरजा कुमार माथुर। तो चांद का मोह टेढ़ा अगर हो तो लोग क्या बोलते हैं साहब? मुक्ति मिल जाए इससे। तो क्या मिल जाए? मुक्ति मिल जाए, क्योंकि चांद का मोह क्या है? टेढ़ा है। कैसा है? टेढ़ा है। तो इसके जो रचयिता होंगे वो कौन होंगे? मुक्तिबोध ही होंगे साहब, मुक्तिबोध ही इसके रचयिता माने गए हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध। क्योंकि चांद का मोह टेढ़ा है तो सब लोग क्या चाहते हैं? मुक्ति चाहते हैं कि इससे मुक्ति मिल जाए। यामा के रचयिता कौन है? यामा जो कि सर्वश्रेष्ठ रचना मानी गई है, और वो मानी गई है अभी हम आपको बता रहे हैं, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा और मीराबाई। अब आप इनमें से चार विकल्पों में से एक विकल्प चुन सकते हैं, और हम आपको बताने जा रहे हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर है सी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी की श्रेष्ठ रचना मानी गई है यामा। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। क्योंकि महादेवी को हम क्या बोलते हैं साहब? या माँ। कभी कभी हम बोलते हैं या माँ, बोलते ना या माँ, तो किसे बोलते हैं? महादेवी को। महादेवी जो होती है उसी को तो माँ बोलते हैं ना हम, माँ। तो महादेवी वर्मा की रचना है या माँ। संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? संसद से सड़क तक तो देखते हैं श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल और सी अज्ञे और डी रघुवीर सहाय। सुदामा पांडे धूमिल जो है इनकी जो है रचना मानी गई है साहब, कौन सी मानी गई है? वो मानी गई है संसद से सड़क तक। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल की रचना है संसद से सड़क तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो आपके सामने विकल्प है राजेंद्र यादव, रांगे राघव, प्रेमचंद या फिर अमरकांत। बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो हम आपको उत्तर बताने वाले हैं। क्या आपने उत्तर सोच लिया है? सोच लिया है, तो अब हम आपको बताने वाले हैं इसका सही उत्तर, और इसका सही उत्तर है सी प्रेमचंद। प्रेमचंद ने बहुत ही जो है अच्छे उपन्यास लिखे हैं, जिनमें से रंगभूमि
चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो आपके सामने विकल्प है महाराज हमीर के, महाराज बीसलदेव के, महाराजा प्रताप के या पृथ्वीराज चौहान के। अब देखना चंद्रवरदाई की जो श्रेष्ठ रचना है वो है पृथ्वीराज रासो। आदिकाल के जो हैं कवि माने जाते हैं चंद्रवरदाई जी। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रवरदाई जी। तो आपके सामने विकल्प हमने दिया था, इसका उत्तर जो है उत्तर हुआ इसका डी अर्थात पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि माने जाते हैं कौन? चंद्रवरदाई। उनकी जो श्रेष्ठ रचना है वो है पृथ्वीराज रासो। आप प्रश्न पत्र उठाकर देख सकते हैं साहब, पृथ्वीराज रासो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है पृथ्वीराज रासो जो है इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है पृथ्वीराज रासो के? वो है चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि माने जाते हैं। और रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? हमने आपको बताया था साहब कि रीतिकाल के जे 4 कवि आपको दिए हैं, रहीम, मतीराम, बिहारी और देव। इनमें से अगर कोई कवि प्रसिद्ध हुआ है तो वो हुआ है साहब बिहारी। बिहारी की जो बिहारी सतसई इनकी रचना है बहुत ही श्रेष्ठ। इन्होंने जो गागर में सागर भरा है बिहारी सतसई, और इनकी जो एकमात्र जो है रचना है वो है बिहारी सतसई। और बिहारी सतसई से जिस साहब इन्होंने कहा कि हिंदी साहित्य में अमर हो गए क्योंकि इन्होंने उस रचना में क्या भरा है? गागर में सागर भरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? आपके सामने विकल्प है सेनापति को, चिंतामणि को, मतीराम को या फिर केशवदास को। तो आपने उत्तर तय कर लिया, तो इसका उत्तर है डी अर्थात केशवदास को जो है कठिन काव्य का प्रेत माना जाता है साहब। कठिन काव्य का प्रेत किसे माना जाता है? केशवदास को। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो हम देखते हैं शांति प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राम अवध द्विवेदी। उत्तर तय कर लिया आपने। अब हम उत्तर देखते हैं, तो इसका उत्तर है बी अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर जो है द्विवेदी युग पड़ा। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है महावीर सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। और सरस्वती पत्रिका का जो शुरुआत की गई थी वो 1900 ईस्वी से जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन चालू हुआ था। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, जो कि उस समय की जो रचनाएं हुआ करती थी वो सरस्वती पत्रिका में ही छपती थी, जिससे कि आम जनमानस उन श्रेष्ठ कविताओं को, देशभक्ति कविताओं को पढ़कर उनके अंदर एक राष्ट्रभक्त की जो है भावना पैदा होती थी। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर कि द्विवेदी युग का नामकरण किया गया। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? आपके सामने विकल्प है विद्यापति, अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई या फिर हेमचंद्र। तो आपने उत्तर तय कर लिया, इसका उत्तर है साहब ए अर्थात विद्यापति। विद्यापति को जो है मैथिल कोकिल कहा जाता है। इनकी रचना है कीर्ति लता और कीर्ति पताका, जो कि मैथिली भाषा में जो है रची गई हैं और बहुत ही श्रेष्ठ रचनाओं में इनकी गिनती होती है। और विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो आपके सामने विकल्प है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, और डी दिया है निराला। ये चारों ही कवि छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। 4 ही कवि जो हैं ये आधार स्तंभ के छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रकृति का बड़ा ही मनोहारी वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। और ये प्रकृति के सुकुमार कवि अगर किसी को कहा जाता है तो आपने सोच लिया तो इसका उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर क्या है? सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? पहले भी हम बता चुके हैं। आपके सामने हैं जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका उत्तर आपने देख लिया और हम आपको बताने जा रहे हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर है साहब बी माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है। एक भारतीय आत्मा अगर कोई है तो वो है माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट किसे कहा जाता है? आपके सामने विकल्प दिए हैं प्रेमचंद, जयेंद्र कुमार अज्ञे या फिर फड़ी सुन्नाथ रेणु। तो इसका उत्तर अगर हम देखें तो इसका उत्तर है ए अर्थात
प्रेमचंद। प्रेमचंद जी को कथा सम्राट के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों हमने इतने सारे 71 जो है क्वेश्चन हमने देखे, और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार परीक्षाओं में इनमें से अधिकांश जो क्वेश्चन वो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते, वीडियो को एक बार दो बार देख सकते हैं। आपको लगा होगा कि ज़्यादा टाइम जो है इसमें लगा है, लेकिन एक बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमने कुछ सीखा है, हिंदी साहित्य के बारे में हमने कुछ सीखा है। तो दोस्तों आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से आप हमसे जुड़ते रहें। हमारे जो नोट्स हैं वो आप हमारी फेसबुक, व्हाट्सएप आदि पर जो है प्राप्त कर सकते हैं, और हमारी जो फेसबुक आईडी वो स्टडी ट्रिक के नाम से है, और हमसे आप डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया कर सब्सक्राइब कर लें। जय। इनका श्रेष्ठ उपन्यास है रंगभूमि, सेवा सदन, कर्मभूमि, गबन, गोदान और रंगभूमि इनकी जो है श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। और प्रेमचंद जी को क्या बोला जाता है? उपन्यास सम्राट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता कौन है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। आपके सामने विकल्प है ए रैदास, बी मलुकदास, सी गुरु नानक, डी कबीरदास। तो आपने उत्तर सोच लिया, और सोच लिया तो हम इसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर है ए रैदास। रैदास ने जो है प्रभु की भक्ति किस रूप में की थी? वो की थी साहब दास रूप में। जे क्या बोलते थे कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, आप चंदन हो और हम पानी है, जाकी अंग अंग बास समानी। इस प्रकार से इन्होंने जो है किस भाव से भक्ति की है? तो इन्होंने की है दास भाव से। दास भाव से जो है इन्होंने अपनी भक्ति को प्रदर्शित किया है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता कौन है? तो आप समझ गए होंगे, आपके सामने विकल्प है सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास और गिरिधर। आपने बहुत ही बार पढ़ी होगी ये पंक्ति की, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। साहब साहित्य को पढ़ने में जो आनंद आता है वो अलग ही प्रकार का होता है, और हमारा जो उत्तर है वो कैसा है? वो है साहब सी, तुलसीदास जी की श्रेष्ठ जो पंक्ति है वो है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम पच्चीसी के रचनाकार कौन है? प्रेम पच्चीसी एक कहानी संग्रह है जिसके रचनाकार कौन है? बार बार परीक्षा में पूछा गया प्रेम पच्चीसी के रचनाकार कौन है? तो ए है प्रेमचंद, बी है जयशंकर प्रसाद, और सी है अज्ञे, और डी है यशपाल। तो आपने उत्तर इन चार विकल्पों में से जो है तय कर लिया होगा, और कर लिया है तो अब हम जानते हैं इसका श्रेष्ठ उत्तर। तो इसका श्रेष्ठ उत्तर है ए प्रेमचंद जी की प्रेम पच्चीसी कहानी मानी गई है साहब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया जाता है, और वह किस क्षेत्र में दिया जाता है जिसमें श्रेष्ठ कार्य किया हो? ए सिनेमा, बी विज्ञान, और सी समाज सेवा, और डी है साहित्य। तो आप इसका उत्तर आपने तय कर लिया, और तय कर लिया तो इसका उत्तर हम देखते हैं डी साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर के लेखक कौन है? आपके सामने है इंसाल्लाह खां, लल्लू लाल, मुंशी प्रेमचंद, और डी है मुंशी सदाशुक लाल। तो इसका उत्तर आपने तय कर लिया तो देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है बी, लल्लू लाल जी की जो श्रेष्ठ रचना है प्रेम सागर, जो कि खड़ी बोली में इसकी रचना की गई है। लल्लू लाल जी खड़ी बोली के जो है श्रेष्ठ रचनाकार माने जाते हैं। प्रेम सागर इनकी जो है श्रेष्ठ रचना है खड़ी बोली की। कुछ जो लेखक हैं वो प्रेम सागर को खड़ी बोली की प्रथम रचना मानते हैं, लेकिन इसमें मतभेद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि तुलसीदास के अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? आपके सामने उत्तर है शिव, बी कृष्ण, सी राम, और डी विष्णु। तो इसका उत्तर आपने तय कर लिया तो उत्तर देखते हैं राम। तुलसीदास ने जो है राम की भक्ति की है साहब अपनी रचनाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि त्यागपत्र किसकी रचना है? त्यागपत्र किसकी रचना है? आपके सामने विकल्प है ए प्रेमचंद, बी जैनेन्द्र कुमार, और सी अज्ञे, और रेणु, डी दिया है रेणु। देखो त्यागपत्र जो है किसकी रचना हो सकती है आपने तय कर लिया तो देखते हैं क्वेश्चन उत्तर देखते हैं। उत्तर देखा तो आपके सामने आया जैनेन्द्र
कुमार साहब, जैनेन्द्र कुमार की रचना है त्याग पुत्र, ये त्याग पत्र जो है इनकी रचना मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है आपके सामने विकल्प हिंदी भाषा के प्रचार हेतु, बी भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, सी भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु। तो आपने तय कर लिया, पहले भी ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर है सी भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? मजदूरी और प्रेम आपके सामने विकल्प है सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और रामचंद्र शुक्ल। तो इसका उत्तर हो सकता है, आपने तय कर लिया तो इसका उत्तर हम बताते हैं साहब, इसका उत्तर है डी अर्थात रामचंद्र शुक्ल। श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में अगर किसी की गिनती होती है तो वो है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने ऐसे निबंधकार, ऐसे मनोवैज्ञानिक निबंध जो हैं की रचना इन्होंने की है रामचंद्र शुक्ल जी ने, जो कि अभी तक कोई भी लेखक इनकी बराबरी नहीं कर पाया है। तो श्रेष्ठ जो मजदूरी और प्रेम निबंध है वो किसका है? वो है रामचंद्र शुक्ल का है। कलम की सिपाही क्या है? कलम की सिपाही क्या है? यह एक आत्मकथा है, रेखा चित्र है, संस्मरण है या फिर जीवनी है। आपने उत्तर तय कर लिया, अब हम देखते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर है डी अर्थात है जीवनी। कलम का सिपाही जो है एक जीवनी है, कलम का सिपाही। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यह पंक्ति के रचयिता कौन है? आपके सामने विकल्प महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो तय कर लिया आपने, तय कर लिया तो देखते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम। हिंदी की जो पहली कहानी लेखिका हैं उनमें सबसे पहले आपके लिए विकल्प है बंग महिला, सत्यवती, चंद्रकिरण या फिर चंद्रकांता। आपने तय कर लिया तो उसका उत्तर देखें। इसका उत्तर है ए बंग महिला। बंग महिला जो है हिंदी की पहली कहानी लेखिका मानी जाती है बंग महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं तो वो माने जाते हैं आपके सामने विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। आपने आंसर जो है चूज कर लिया तो हम देखते हैं इसका उत्तर है इसका अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिऔध जो है श्रेष्ठ जो है लोकप्रिय कवि माने जाते हैं खड़ी बोली के। इनकी जो एक महाकाव्य प्रिय प्रवास इनका श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है साहब, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है, खड़ी बोली का महाकाव्य है। और खड़ी बोली के सर्वप्रथम और लोकप्रिय कवि माने जाते हैं तो वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। गोदान किसकी कृति है? गोदान एक उपन्यास है, उपन्यास माना जाता है गोदान, जिसमें कि बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र की जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको उजागर किया गया है गोदान रचना में। गोदान जो है उपन्यास है, और उपन्यास है किसका है हम देखते हैं फणीश्वरनाथ रेणु का, प्रेमचंद का, अज्ञेय का या फिर जयशंकर प्रसाद का। तो आपको उत्तर बताना है, तो इसका उत्तर है साहब प्रेमचंद जी का जो है गोदान श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। जो इनको गोदान उपन्यास में ख्याति मिली वो वास्तव में अद्भुत ख्याति प्रेमचंद जी को गोदान उपन्यास में मिली। इनके वैसे तो इन्होंने कई उपन्यास लिखे, लेकिन जो गोदान में इनकी प्रसिद्धि बढ़ी वो आज भी गोदान को आप पढ़ो, गोदान जो उपन्यास उसको पढ़ो तो आप भी उसमें खो जाएंगे। गोदान उपन्यास इतना मतलब अच्छा जो उपन्यास है, जिसको ग्रामीण समस्याओं को उजागर किया गया है, जिनमें जो यथार्थवादी प्रेमचंद जी की यथार्थवादी समस्याएं थी उनको उन्होंने उजागर किया है। और प्रेमचंद जी ग्रामीण क्षेत्र से ही संबंध रखते थे तो उनको इस विषय का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है, किसकी है वो हम देखते हैं। आपके सामने विकल्प है शीला झुंझुनवाला की, मैत्रेयी, पुष्पा की, कुसुम अंचल की, गोपाल प्रसाद व्यास की। तो इसका उत्तर हम देखते हैं, इसका उत्तर है बी मैत्रेयी पुष्पा की जो है कस्तूरी कुंडल बसे जो है इनकी आत्मकथा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति? चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति? आपके सामने विकल्प मुद्रा राक्षस और बलराज पंडित, हबीब तनवीर या फिर नाग बोडस। तो इसका उत्तर हम देखते हैं, इसका उत्तर है सी हबीब तनवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो हमारे सामने विकल्प है सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि,
भक्त कवि या फिर संत कवि। ज्ञान मार्गी शाखा जो है भक्ति काल की एक शाखा मानी जाती है ज्ञान मार्गी। तो यह शाखा किस प्रकार की जो है कवियों की मानी जाती है, तो हम उत्तर इसके देखते हैं। इसका उत्तर है डी, संत कवि। संत कवि के रूप में जो है ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को पुकारा जाता है। संत कवि के रूप में हम देखते हैं कि संत कबीर, संत रैदास, ये अलग अलग प्रकार के बहुत ही संत हुए हैं। तो कबीरदास जो कि ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे, इन्हें संत कवि के रूप में माना जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश जिससे कि हमारी हिंदी भाषा का उद्भव हुआ है अपभ्रंश भाषा से, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो वो कहा जाता है, आपके सामने विकल्प है, पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूरी को या फिर स्वयंभू को। अपभ्रंश का अगर किसी को वाल्मीकि कहा जाता है तो वो कहा जाता है स्वयंभू को। स्वयंभू को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया। चंद्रबरदाई किसके दरबार